तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों के जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री वो 1857 से पूछी जाएगी आप लोगों को 1947 तक। ओके, बट हमें जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है वो हमें यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टोटली पीछे से। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा जहाँ से आप लोगों का भारत में यूरोपियनों का आगमन होगा। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, तो वहाँ से हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा कि क्या थी आप लोगों की। तो स्टार्ट करेंगे क्लास। तो इसमें एक सीक्वेंस पूछा जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम में कि एडवेंट किस तरह हुआ था आप लोगों का यूरोपियन का भारत में। आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है इसमें कि जो आप लोगों के पहले नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको आप लोगों ने नोट डाउन करना है। बाकी आप लोगों के नोट्स हो चुके हैं तैयार, जिसमें आप लोगों के एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के नोट्स आप लोगों को मैं दे दूंगा आज। इसलिए अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं हुई है, रात को आ रही है 7 बजे के बाद, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उससे आगे वाली पहाड़ियों पे लाइनें ख़राब हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हो रहा है तो दिन में बंद रहती है। तो अभी लैपटॉप की चार्जिंग है, तब तक हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं शाम को अपलोड कर दूंगा पीडीएफ जो आप लोगों की होंगी, जो एंशियंट हिस्ट्री होगी, साथ में आप लोगों की मेडिवल हिस्ट्री होगी। एंशियंट हिस्ट्री की मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाई थी, आप लोग प्लीज़ उनको देख लीजिए। एंशियंट हिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट उसमें कवर करवाई है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है उसमें कुछ कम है तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बट आप लोगों के हिमाचल के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों के उनमें से आते हैं, उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को HPPSC एग्ज़ाम में एंशियंट हिस्ट्री पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का है भारत में यूरोपियों का आगमन या एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, कि किस तरह ये भारत में आए थे। तो मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में कौन आए थे। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों के मुस्लिमों का आगमन हुआ था भारत में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आप लोगों का आगमन होगा वो आप लोगों का यूरोपियों का होगा, जिसे हम ब्रिटिशर्स भी कहते हैं, डच भी कहते हैं, फ्रांसीसी भी कहते हैं, पुर्तगाली भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था भारत में, वो किसके लिए आए थे। यहाँ पे ये सिर्फ इनका मेन ही एक एम था, ये ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, और मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मुस्लिम थे आप लोगों के, ठीक है, जो आप लोगों के मुस्लिम आए थे वो किस कारण आए थे यहाँ पे। तो उनके दो ही रीजन थे यहाँ पे आने के, एक तो स्प्रेड करना अपना मुस्लिम धर्म को भारत में, और दूसरा भारत में लूटपाट मचाना और भारत के जो धर्म है उसको खत्म करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, धन या सोना लूटने के उद्देश्य से या भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, जो हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, बट यहाँ पे जो आप लोगों का जो यूरोपियन है, इनका जो मेन पर्पस था भारत में आने का, वो मेन पर्पस यही था कि वो भारत में ट्रेड करना चाहते थे। धीरे धीरे इन्होंने साथ में क्या कर दिया, अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। जो इनका क्रिश्चियन धर्म था यानी कि ईसाई धर्म था, इसका भी इन्होंने साथ साथ प्रचार किया था। तो ये भी ध्यान रखना जो आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, क्रिश्चियनिटी आप लोगों की आई थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा आप लोगों का यूरोपियन का, तो ये ध्यान रखना है, मेडिवल हिस्ट्री में कभी से काउंट मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, ये तो हमें पता है कि ट्रेड और ईसाई धर्म का, बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में किस तरह पहुंचे, क्या इनका रीजन था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पूरा यूरोप था वो भारत के मसालों के ऊपर निर्भर करता था, क्योंकि भारत है जो आप लोगों का वो दो चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक तो जूट, स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किसके लिए फेमस है, जूट और मसालों के लिए भारत काफ़ी फेमस है। तो ये इंडिया नाम याद रखना। तो स्पाइसेस एंड जूट, अगर चाइना का पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो इंडिया आप लोगों का जूट और मसालों के लिए फेमस है। चाइना जो आप लोगों का होगा, चाइना आप लोगों का है टी के लिए, चाय के लिए चाइना फेमस है आप लोगों का। ब्राज़ील का आ जाता है कभी कभार आप लोगों का, कॉफ़ी के लिए फेमस है ब्राज़ील आप लोगों का। और स्टैटिक जीके में अफगानिस्तान, ड्राई फ्रूट और आप लोगों के कारपेट के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना स्टैटिक जीके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है तो करंट अफेयर की क्लास लगा लिया करो, मैं उसमें ज़्यादा स्टैटिक करता हूँ, क्योंकि आप में से एक दो स्टूडेंट्स एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी जाने वाले हैं। तो वहाँ पे आप लोग करंट अफेयर की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है,
तो भारत में अगर आप लोगों ने आना है और आप लोगों को स्पाइसेस चाहिए, तो भारत में आने का एक ही रास्ता हुआ करता था उस समय, वो आप लोगों का कौन सा था? जो आप लोगों का मेडिटेरियन सी जो आप लोगों का था, और जो आप लोगों का रेड सी था, यहाँ से आए जाते थे, और उसके बाद गल्फ ऑफ सी थे, जो आप लोगों के गल्फ ऑफ रशिया, ठीक है। तो जो आप लोगों का अरबियन सी था, यहाँ से होकर आप लोग पहुंचते थे कहाँ पे? सीधा भारत में। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कुछ समय के बाद, कि जब आप लोगों की 15th सेंचुरी होती है, तब तक यहाँ पे जो टर्किश सुल्तान था, उसने पूरे यहाँ पे अरबियन सी के ऊपर, ठीक है, अरबियन सी के ऊपर अधिकार कर लेता है। और जिस कारण यहाँ पे जितने भी आप लोगों के रास्ते बन रहे थे यूरोप के अरबियन सी से क्रॉस होके इंडिया तक पहुंचने के, उसने उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है। अब यूरोपियन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है कि ये क्या करें, किस तरह भारत तक पहुंचे। तो भारत तक अगर पहुंचना है, कोई नया समुद्री मार्ग आप लोगों को खोजना पड़ेगा। तो नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए इनके द्वारा एक पर्सन को यहाँ से भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पर्सन आप लोगों का आया था भारत की खोज के लिए? तो यूरोप से जाएगा एक पर्सन, जो कि स्पेन से आएगा, स्पेन के मैड्रिड से। स्पेन में जो आप लोगों का मैड्रिड नामक स्थान होगी, वहां से एक पर्सन चलेगा जिसका नाम होगा कोलंबस, ठीक है। तो कोलंबस ही भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले निकला था। लेकिन जो आप लोगों का कोलंबस था, उसने जाना था आप लोगों का, ठीक है। कोलंबस जब यहाँ पे बिल्कुल मिड में पहुंचता है, उसने आना था इंडिया की तरफ, और इंडिया पड़ता था ईस्ट में। बाई मिस्टेक वो यहाँ पे पहुंच जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ चला जाता है। और जिस जगह को ये खोज करेगा, यही जगह आप लोगों की कहलाती है आज के समय में वेस्ट इंडीज, ओके। और जो इस साइड की पड़ती है, ये आप लोगों का ईस्ट इंडिया कहलाता था। तो भारत में जितनी भी कंपनीज आप लोगों की लगी थी ब्रिटिश की, वो किस नाम से फेमस थी? वो आप लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्ट इंडीज और आप लोगों की अमेरिका की खोज किसने की थी, तो इनकी खोज करने वाले थे आप लोगों के कोलंबस, ओके। तो इंडिया आप लोगों का पड़ता था सॉरी, आप लोगों का जो ये है वेस्ट इंडीज पड़ता था पूरब में, तो ये आप लोगों का पूरब भारत कहलाया। और ये आप लोगों का, सॉरी, ये पड़ता था पश्चिम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज आप लोगों का, ठीक है। वेस्ट आप लोगों का पश्चिम होता है, पूर्व ईस्ट होता है, ठीक है। तो भारत आपका पूर्वी कहलाया, और ये आप लोगों का पश्चिमी भारत कहलाया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का होगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, सीक्वेंस आप लोगों को मैंने कहा था, पूछा जाता है कि भारत में जो आप लोगों के यूरोपियंस आए थे, वो किस सीक्वेंस में आए थे? सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था? तो सबसे पहले कौन आए थे आप लोगों के भारत में? तो आप लोगों को पता है पुर्तगीज आए थे, पुर्तगाली जो आप लोगों के होंगे, ठीक है। पुर्तगीज आए थे आप लोगों के। और पुर्तगाल की आप लोगों को राजधानी पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना स्टैटिक में। तो ये है आप लोगों की लिस्बन, ठीक है, लिस्बन है इसकी राजधानी। सेकंड नंबर पे आप लोगों के डच आएंगे भारत में, ये सीक्वेंस काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखें। थर्ड में आप लोगों के ब्रिटिशर्स आए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों के आएंगे डेनिस, डेनिस आप लोगों के डेनमार्क के लोग थे जो, ठीक है। और आखिर में आप लोगों के फ्रेंच आएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, जो आप लोगों का ये पर्सन है जो डच है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डच के लोग कहाँ के कहलाते हैं? नीदरलैंड के लोग हैं जो आप लोगों के, वो डच कहलाते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स आप लोगों के ब्रिटेन से आए थे, डेनिस आप लोगों के डेनमार्क से आए थे, और आखिर में आप लोगों के फ्रेंच आए थे, जो आप लोगों के फ्रांसीसी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों का पूरा एक भारत में आगमन हुआ था इन यूरोपियंस का। तो आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसमें हम सबसे पहले हम पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर डच के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश, डेन्स, और आप लोगों के फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ओके। एचएएस की तैयारी कौन कर रहा है आप में से? ठीक है, आप लोगों को मैं, जो एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को एक पर मंथ की एक मैगजीन दिया करूंगा, ठीक है। उसको प्लीज़ पढ़िए आप लोग, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग मेंस निकालना चाहते हैं। प्री तो आप लोगों का इसी से निकल जाएगा, बट मेंस को पढ़ने के लिए आप लोगों को एक मैगजीन का सहारा लेना पड़ेगा, जो आप लोगों के करंट अफेयर के लिए होंगे। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तब भी बता देना, इंग्लिश में पढ़ते हैं तब भी बता देना, ठीक है।
एलाइड हो गया, एचएएस हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, जो भी आप लोगों का होगा, जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप लोग, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मैगजीन पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं 5-6 क्वेश्चन दे दिया करूंगा, 5 या 6 क्वेश्चन डेली के एमसीक्यूज टाइप में होंगे। इनको आप लोगों को करना पड़ेगा डेली के डेली सॉल्व, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए सबसे बेस्ट ये चीज़ रहेगी। ओके, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी करंट अफेयर के एग्जाम में आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों का जीएसबीसी में रिवाइज हो जाता है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स आती है, इसी में आप लोगों का इन्वायरमेंट आता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की इसी करंट अफेयर की मैगजीन से रिवाइज होंगी जी। एलाइट के लिए भी जो ये जरूरी है आप लोगों की, बट अभी एलाइट की पोस्ट नहीं आएगी। अभी जो पोस्ट आ रही है विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक और 2 वीक में आप लोगों का एचएएस आ रहा है। विद इन अ मंथ और 45 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का नायब तहसीलदार की पोस्टें आ रही हैं, 30 पोस्ट। तो प्लीज़ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवाए जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये मैगजीन आप लोगों के मेंस एग्जाम में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़िए, आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का पुर्तगीज का है, पुर्तगालियों का है। बाकी आप लोगों को मैं हिंदी में एनसीईआरटी पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, एक एनसीईआरटी का फुल सोल्यूशन दे दूंगा, जिसमें आप लोगों की 6 से लेकर 12 तक एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज होंगे इसमें, साथ में इसका सोल्यूशन भी होगा। बट अभी मेरे पास हिंदी में है, इंग्लिश का मैं ट्राई करूंगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक अगर आप लोगों ने ये वाले भी एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो भी आप लोगों को मेंस में हेल्प मिलेगी। लिखने के लिए जो 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोगों को यहाँ से हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ठीक हो जाएगा, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा अपने अकॉर्डिंग। ओके जी। ओके देन हम बात करेंगे आज पुर्तगीज का। तो पुर्तगालियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते, बट स्टैटिकली यहाँ पे आप लोगों को एक एक दो दो क्वेश्चन कभी कभार डाल देते हैं एग्जाम में, तो इसलिए करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज हम डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहला पुर्तगाली कब आया था, तो इन 1498 में आप लोगों का सबसे पहला जो पुर्तगाली था वो भारत में आया था। वो कौन था आप लोगों का, तो वास्को डी गामा, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो इसी पर्सन के द्वारा भारत में यूरोप से भारत के लिए क्या खोजा गया था, रास्ता खोजा गया था, समुद्री रास्ता। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसने कितने दिन की यात्रा की थी। टोटल इसकी 90 डेज की यात्रा थी, 90 दिन की इसने समुद्री यात्रा की थी, और कौन सी जगह पे पहुंचा था, कालीकट नामक स्थान पर। कालीकट बंदरगाह होगी जो आप लोगों की, जिसे आज के समय में कहते हैं कोजी खोड़े, कोजी खोड़े, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसके जहाज का क्या नाम था, तो इसके जहाज का नाम था सी गैब्रियल, सी गैब्रियल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आपसे पूछा जा सकता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट की बंदरगाह के ऊपर पहुंचा था, इसको वेलकम किसने किया था, तो इसको वेलकम किया था यहाँ का एक लोकल रूलर होगा, जिसका नाम होगा जैमोरिन, जैमोरिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसी का स्वागत किया गया था कालीकट के एक स्थानीय शासक जैमोरिन के द्वारा। और जो आप लोगों का, जब आप लोगों का वास्को डी गामा भारत में आता है, उस समय आप लोगों का पूरा अरबियन सी के ऊपर किसका अधिकार होगा, अरबों का होगा, ठीक है। अरबियन सी के ऊपर अरबों का अधिकार होगा, और अरब जो होंगे आप लोगों के, वो चाहते थे कि किसी भी तरह यूरोपीय जो हैं जो वो भारत में कभी भी एंटर ना कर पाए, जिस कारण इन्होंने अरब सागर के ऊपर भी अधिकार किया था। और अरबियंस के द्वारा ही इस पर्सन जो आप लोगों का जैमोरिन है, इसको अलर्ट भी किया जाता है कि जब भी कोई यूरोपियन आप लोगों के यहाँ पे आए, तो प्लीज उसको वापिस कर दीजिए। बट जैमोरिन जो होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो उल्टा उनके अगेंस्ट जाता है और वेलकम करता है किसका, वास्को डी गामा का, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगीज जो आप लोग के हैं, इनकी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में लगी थी, तो पुर्तगीज की जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी, फर्स्ट
पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1498 में लगी थी। ओके, तो ये ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि जब पहली बार आप वास्को डी गामा भारत में आया था, ये कितने साल तक भारत में रहा था? तो 1 साल तक ये भारत में रहा था। और इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर्सन के द्वारा यहाँ से क्या लेके गया था? ये पर्सन यहाँ से काली मिर्च लेके गया था, ब्लैक पेपर। तो जब इसने जाके इसको यूरोप में बेचा, तो इसको कितना मुनाफा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था? तो 60% या 60 गुना। ठीक है, 1 रुपए की चीज खरीदी और इसने इसको बेचा 61 रुपए में, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जब इसे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं 1 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं 61 रुपए में बेच रहा हूँ, तो क्यों ना मैं भारत से और भी चीजें लेके आऊं। तो फिर से ये वापिस आना स्टार्ट करेगा भारत में। अगले ही साल 1502 में फिर वापस आएगा भारत। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। और 1502 में आप लोगों का ये भारत में पुनः आगमन करेगा। और इसी के अगले साल जब पुर्तगीज को भी इस बारे में पता चलेगा कि भारत में भंडार पड़े हैं और इस चीज का हमें काफी फायदा होगा, तो पुर्तगीज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके द्वारा यहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई जाएगी। ठीक है, 1502 में फिर से वापस आया, 1498 में आया था, उसके बाद 1502 में आएगा आएगा। और 1503 में जो आप लोगों के पुर्तगीज होंगे, इनके द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे एस्टेब्लिश होगी? तो भारत के कोचीन नामक शहर में। ठीक है, तो भारत का जो कोचीन नामक शहर है, यहाँ पे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी पुर्तगीज के द्वारा। और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, पुर्तगीज अब अपना साम्राज्य थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे। और इन्हीं पर्सन के द्वारा 1505 से लेके 1509 तक इनका पहला गवर्नर यहाँ पे भेजा जाएगा। और पहला गवर्नर जो आप लोगों का होगा, उसका नाम क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये पर्सन आप लोगों का पहला गवर्नर होगा। तो जब तक ये भारत में गवर्नर बनकर रहेगा, तो इसने सबसे पहले काम क्या किया? इसे एक चीज का पता था कि जो आप लोगों का अरबियन सी है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अटैक करूंगा। तो अरबियन सी के ऊपर अटैक करेगा। और यहाँ पे जो आप लोगों के अरबन होंगे, हाँ सॉरी अरब होंगे, वो इससे हार जाएंगे। और अरबियन सी के ऊपर अधिकार हो जाएगा किसका? यूरोपियंस का। ठीक है, मतलब पुर्तगालियों का। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना आप लोगों ने। अब अरब सागर के ऊपर अधिकार कर लिया। अरब के ऊपर अधिकार करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? अरब व्यापार के ऊपर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अरबियन सी के ऊपर अधिकार कर लिया और इनके व्यापार पे भी अधिकार कर लिया। आपको यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा किसकी थी? तो आप लोगों को पता है पुर्तगीज की थी। और पुर्तगीज में जो पहला गवर्नर बन के आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसके द्वारा इसको लगाया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि अरबों के ऊपर अधिकार करना और उनके व्यापार पे भी अधिकार कहना कौन सी नीति कहलाता है, कौन सी पॉलिसी कहलाता है? तो आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद 1509 में अल्मीडा जो आप लोगों का होगा, ये वापस चला जाएगा पुर्तगाल। और 1509 से लेके 1515 तक एक और नया गवर्नर बन के आएगा। और ये गवर्नर आप लोगों का सबसे ज्यादा फेमस होगा, क्योंकि वास्तविक संस्थापक जो पुर्तगालियों का कहा जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक ये सेकंड गवर्नर होगा। और इस पर्सन का नाम होगा अल्फांसो डी अल्बुकर, डी अल्बुकर्क कर्क। ठीक है, तो ये भी पर्सन कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअल फाउंडर भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कहलाता है ये। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि जो आप लोगों का अल्फांसो मैंगो है, ठीक है, इसकी खेती किसने शुरुआत की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो इनका सेकंड गवर्नर था, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। इसके द्वारा अल्फांसो मैंगो है जो आप लोगों का, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों का अल्फांसो मैंगो है, ये भारत में कौन सी जगह पे है? तो भारत में याद रखना आप लोगों ने, महाराष्ट्र का जो रत्नगिरी है ये इस जगह के लिए काफी फेमस है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पहली राजधानी पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ की बनाई गई थी? तो इसने जो कैपिटल बनाई थी वो कोचीन को बनाया था। कैपिटल ऑफ पुर्तगीज जो बनाई गई थी वो कोचीन बनाई गई थी, और कोचीन में ही इनकी सबसे पहली फैक्ट्री भी लगी थी। जो आप लोगों का अल्फांसो होगा ये आदिल शाह के ऊपर अटैक करेगा। अटैक ऑन आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह कौन होगा? तो ये बीजापुर का सुल्तान होगा। ठीक है, और इसके बाद जब ये पर्सन जो आप लोगों का होगा, ये दोनों पर्सन आपस में लड़ेंगे, ये पर्सन हारेगा और ये जीतेगा, और बीजापुर का सुल्तान होगा ये पर्सन, जब ये हार जाएगा इससे गोवा ले लिया जाता है। तो गोवा पे अधिकार किसका होगा? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों का अधिकार किसके बाद हुआ था? तो याद रखना आदिल शाह के ऊपर अटैक करने के बाद। और 1515 में इस पर्सन की मृत्यु होगी। ठीक है, तो ये पर्सन आप लोगों का मर जाएगा, डाइट। तो बस इसकी इतनी सी कहानी है। इसके मरने के बाद आप लोगों का जो वास्को डी गामा होगा, ठीक है, 1515 को जब ये पर्सन मरेगा उसके बाद कोई भी आप लोगों का यहाँ पे गवर्नर नहीं आएगा। उसके बाद आप लोगों का 1528 में पुर्तगालियों के द्वारा भेजा जाएगा तीसरी बार आप लोगों का जो आएगा यहाँ पे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वास्को डी गामा को भेजा जाता है पुर्तगालियों का वाइसराय बनाकर। ठीक है, गवर्नर बना के नहीं, वाइसराय बनाकर। तो वाइसराय बन के आएगा आप लोगों का। तो आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो याद रखना सबसे पहले ये आप लोगों का 1498 में आया था, उसके बाद फिर आया था 1502 में, उसके बाद 1528 में आया था। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा है वो भारत में मरा था। तो याद रखना ये भारत में ही मरा था। कब मरा था? 1528 में ही भारत में मर गया था ये पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का एक और पर्सन होगा जो इम्पोर्टेंट है, वाइस गवर्नर बन के आएगा पुर्तगालियों का 1529 से लेके, ये जो पर्सन होगा आप लोगों का 1538 तक रहेगा। ठीक है, ठीक 9 साल तक ये पर्सन रहेगा गवर्नर बन के। इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड गवर्नर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है पर्सन? क्योंकि जो आप लोगों का नीनो डी कुन्हा था, इस पर्सन के द्वारा पुर्तगीज की जो कैपिटल थी इसको शिफ्ट किया गया था। कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और आप लोगों को पता है अंतिम समय तक जो आप लोगों के पुर्तगीज थे वो कहाँ पे रहे थे? गोवा में ही रहे थे। ओके, तो 1961 में, इसकी छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए। 1961 में जो आप लोगों का गोवा होगा, दमन एंड दीव होगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर रहे थे आप लोगों के पुर्तगीज। ठीक है, और 1961 में इन पुर्तगीज से इनको खाली करवाया गया था और गोवा दमन दीव को बना दिया गया था आप लोगों का यूनियन टेरिटरी। ठीक है, किसके अंतर्गत? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाद। कि एक और चीज याद रखनी है कि 1987 में आप लोगों का एक अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था वो? 56th अमेंडमेंट। तो 56th अमेंडमेंट जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पे पढ़ा दूंगा ये साइड। ठीक है, पॉलिटिकल अमेंडमेंट के अंतर्गत आप लोगों का जो गोवा है इसको 25th स्टेट बनाया गया है ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप लोगों की जो गोवा है इसको स्पेशल स्टेट भी माना गया है किस अमेंडमेंट के अंदर? तो याद रखना 371 आई के अंदर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 371 आई कहता है कि जो आप लोगों की गोवा है ये आप लोगों की एक स्पेशल स्टेट है।
ठीक है, यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन बने तो याद रखना, यहाँ से आ सकता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी गोवा आप लोगों का सबसे छोटा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से ऐसे यूरोपियन थे जो आए सबसे पहले थे बट गए सबसे बाद। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद भी पुर्तगाली ही गए थे। 1498 में आए थे और 1961 में ये यहाँ से गए थे। बट इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो भारत में जो भारत में पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज टू इंडिया। तो याद रखना आप लोगों ने कि जो आलू की खेती होती है, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, ये आप लोगों का पुर्तगालियों की देन है भारत के लिए। रेड चिली है जो आप लोगों की लाल मिर्च, ये भी पुर्तगीज के द्वारा ही आप लोगों को समर्पित की गई है। तंबाकू हो गया आप लोगों का, ये भी पुर्तगीज के द्वारा आप लोगों को दिया जाता है। इसके बाद शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण जो आप लोगों के होंगे, ये भी पुर्तगीज ही आप लोगों को दे के गए हैं। इसके बाद कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च, कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च, ये भी आप लोगों के पुर्तगीज ही आप लोगों को देके गए हैं, कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च। इसके बाद आप लोगों की प्रिंटिंग प्रेस, ये भी पुर्तगालियों की ही आप लोगों को देन है। आपसे पूछा जाएगा पहली प्रेस कहाँ लगाई थी, तो 1556 में आप लोगों के गोवा में ही लगी थी, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों के जो पुर्तगीज हैं उनका इतना सा कंट्रीब्यूशन है पूरे भारत में, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो आप लोग के आएंगे वो आएंगे डच आप लोगों के। तो डचों के बारे में भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डच हैं आप लोगों के, पहला कौन सा आप लोगों का पूछा जाता है आप लोगों का कि पहला डच जो आप लोगों का भारत में कौन आया था, तो याद रखना आप लोगों ने इस पर्सन का नाम, इसका नाम था कॉर्नेलियस, कॉर्नेलियस हाउटमैन, कॉर्नेलियस हाउटमैन, ये भी भारत में आया था और एक कब आया था, 1596 में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डचों की पहली कंपनी या डचों ने कंपनी कब लगाई थी, तो याद रखना आप लोगों ने ठीक 6 साल के बाद 1602 में डच इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों की लगी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है कि डच आए तो अंग्रेजों से पहले थे, लेकिन इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी अंग्रेजों के बाद। ठीक है, जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा 1599 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में ये कब आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी पहली फैक्ट्री कब लगी थी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इनकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो आप लोगों की लगी थी मसूलीपट्टनम में। 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, पूछ लिए जाते हैं कभी कभार आपको, तो इनको अपने माइंड से स्किप नहीं होने देना। ठीक है, इसके बाद डच जो थे आप लोगों की, इनकी दो फेमस इंडस्ट्रीज थी, तो ध्यान रखना इनकी दो फेमस इंडस्ट्री थी, एक तो थी कॉटन की, कॉटन टेक्सटाइल थी इनकी। ठीक है, जो आप लोगों का सूती वस्त्र उद्योग होता है, और इसके बाद इनका इंडिगो टेक्सटाइल इंडिगो इंडस्ट्री होगी, जो नील उद्योग होता है आप लोगों का, सूती वस्त्र उद्योग और आप लोगों का नील उद्योग। और ये जो आप लोगों के उद्योग थे काफी फेमस थे, और इसी की नजर थी आप लोगों की अंग्रेजों के ऊपर, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये जो बिजनेस है आप लोगों का डचों का, ये डच ना करें बल्कि हम करें, क्योंकि इससे इनको काफी प्रॉफिट हो रहा था। और इसी के मद्देनजर रखते हुए 1759 में एक युद्ध लड़ा गया था, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ वेदरा वाला। ठीक है, बैटल ऑफ वेदरा हुई थी आप लोगों की 1759 में।
किन किन के बीच में हुई थी? डच थे एक तरफ, और दूसरी तरफ बंगाल का गवर्नर होगा जो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आप लोगों का रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आप लोगों का होगा, वो विनर होगा इसमें, और ये हार जाएंगे, जिस कारण ये युद्ध हारते हैं, और डच जो आप लोगों के होंगे भारत छोड़कर चले जाएंगे वापिस अपने डेनमार्क में ही। ठीक है, आप लोगों से इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको ध्यान रखो, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में गोल्ड कॉइन्स जो आप लोगों के होंगे किन यूरोपियंस के द्वारा चलाए गए थे? तो गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत भारत में की थी आप लोगों के डचों के द्वारा। और इसके अलावा इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से कॉइन्स आप लोगों के कहलाते हैं? जैसे आप लोगों की एक पैगोडा शैली है, उसी तरह इनको पैगोडा कॉइन्स भी कहते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो पैगोडा कॉइन्स कौन चलाते थे आप लोगों के भारत में? तो ये आप लोगों के डचों ने चलाया था। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का होगा, ठीक है, इतने से ही है डच, ज्यादा नहीं होगा इनका कुछ भी कार्यकाल, इतना सा पूछा जाता है। इसके बाद अब भारत में एंटर होंगे आप लोगों के ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अकबर का शासनकाल था, तो उसमें 1599 में सबसे पहली बार आप लोगों के भारत में जो अंग्रेज आया था वो कौन आया था? तो उस पर्सन का नाम क्या था? उस पर्सन का नाम था जॉन मिडले नहाल। जॉन मिडले नहाल, ये भारत में पहला अंग्रेज व्यक्ति था, ब्रिटिशर्स था, जो अकबर के शासनकाल में आया था। बट आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में आने वाला कौन सा ब्रिटिश पर्सन था? ओके, जी जी, यही है। ठीक है, जॉन मिडले नहाल। ओके, तो ये ध्यान रखना, इस पर्सन का नाम आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। मिल्डे नहाल होगा, मिडले नहीं, मिल्डे नहाल। ओके, इसके बाद आप लोगों का आएगा अकबर के दरबार में आने वाला फर्स्ट ब्रिटिशर्स कौन था? ये तो भारत में आया था, उस समय अकबर का शासनकाल था। तो इसके समय में जो पर्सन आया था वो आप लोगों का रॉल्फ फिंच। ये अकबर के दरबार में आया था या अकबर के कोर्ट में आया था? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसके शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आप लोगों की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जो आप लोगों का ब्रिटिश क्राउन था, एलिजाबेथ, इन्होंने इसकी मंजूरी थी। और आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्रुप था जो भारत में पहली बार व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में आया था? तो ग्रुप का नाम कभी कभार पूछ लेते हैं, तो याद रखना आप लोगों ने, तो इसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर है इसका नाम, इस ग्रुप का नाम। ठीक है, इसी मर्चेंट एडवेंचर ने आप लोगों की जो महारानी एलिजाबेथ होगी, इनसे 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने का व्यापारिक अधिकार या एकाधिकार लिया था। ठीक है, इनके द्वारा 15 ईयर्स के लिए भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन ली थी या एकाधिकार लिया था। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना सा इम्पोर्टेंट है। अकबर से आप लोगों को इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को जहांगीर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहांगीर का भी हमने पढ़ा था कि जहांगीर के शासनकाल में क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला अंग्रेज समुद्री रास्ते से कौन आया था? ठीक है, तो याद रखना 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये पर्सन होगा। ओके, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? यह बात हो रही है जहांगीर की। ठीक है, ये पर्सन समुद्री रास्ते से आया था जो इसके दरबार में। बट आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में ट्रेड या व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंग्रेज आया था मिलने? जब ट्रेड मोनोपोली या परमिशन लेने के लिए कौन सा पर्सन आप लोगों का आया था? ठीक है,
सॉरी, ये ट्रेड के लिए ही आया था, और इसी पर्सन के द्वारा जो आप लोगों की व्यापारिक एकाधिकार था उसके बारे में भी पूछा गया था, और इसी पर्सन को इस जहांगीर ने परमिशन दी थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, फैक्ट्री लगाने की। ठीक है, तो प्रथम अस्थाई फैक्ट्री कब लगी थी इनकी? तो प्रथम अस्थाई फैक्ट्री लगी थी मसूलीपट्टनम में। ओके, और स्थाई कब लगी थी? तो स्थाई लगी थी 1630 में। 1608 में मसूलीपट्टनम में, 1613 में आप लोगों की इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, ठीक है, ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ध्यान रखिए।